नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। संसद में साजिश के तार और कितने किरदार, आज ये सवाल सबसे बड़ा और सबसे अहम है। दरअसल संसद में बीते कल सुरक्षा में हुई सेंधमारी में पुलिस की लगातार जांच जारी है। तमाम खुफिया एजेंसी समेत दिल्ली पुलिस ने भी जांच का दायरा और बढ़ा दिया है। वहीं पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ भी जारी है, लेकिन इन सबका मास्टरमाइंड कौन है ये अभी तक पता नहीं चल पाया है। भले ही हमला करने वाले गिरफ्त में है, लेकिन अभी भी इस हमले का जाल किसने बुना और क्यों बुना ये अभी साफ नहीं है। इसके लिए लगातार ये बात कही जा रही है कि जांच का दौर लगातार जारी है। लेकिन जिस तरीके से बीते दिनों तस्वीरें सामने आई, उसने सबको झकझोर दिया कि अगर संसद के अंदर इस तरीके से सुरक्षा में बड़ी चूक होगी तो आखिर बाहर आम जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी आखिर किसके हाथ में है। तो लगातार इस पूरे मामले पर पूछताछ का दौर जारी है और आज भी संसद के अंदर प्रदर्शन देखने को मिला। इस दौरान डैन ओब्राय को स्थगित भी कर दिया है और लगातार विपक्षी दल प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान हर विपक्षी दल यही मांग कर रहा है कि जो कार्रवाई है वो स्पष्ट हो और जो कार्रवाई लगातार सभी आरोपियों पर की जा रही है वो बिल्कुल से क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। ये मांग विपक्षी दलों की है। तो देखिए, बीते दिनों संसद में घुसपैठ करने वाले दो आरोपियों और उनके दो सहयोगियों को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश भी किया है और उधर सुरक्षा में चूक के चलते संसद सचिवालय ने 8 सुरक्षा कर्मियों को सस्पेंड भी कर दिया है। रामपाल, अरविंद, वीरदास, गणेश, अनिल, प्रदीप, विमीत और नरेंद्र को सस्पेंड किए जाने की बात कही गई है। वही घटना के बाद से ही पार्लियामेंट के अंदर सुरक्षा को और ज्यादा कड़ी कर दिया गया है और संसद के अंदर जाने वालों पर अब पैनी निगाह रखी जा रही है। इसके साथ ही बीते दिनों यह भी फैसला लिया गया कि सभी सांसदों के पीए का जो एंट्री कार्ड है वो भी बैन है, यानी कि उसको भी पूरी तरीके से अब बंद कर दिया गया है। तो गौरव इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, देखिए, संसद की सुरक्षा जो ध्वस्त हुई है उसकी तस्वीरें तो पूरे देश भर ने देखी, लेकिन 24 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है। आखिर मास्टरमाइंड कौन है, इसको लेके क्या अपडेट है? मास्टरमाइंड कौन है स्पष्ट नहीं हो पा पाया, पर ये जरूर स्पष्ट हो गया है कि जो एक घटना हुई है अचानक होने वाली घटना नहीं है और इसकी लगातार तैयारी चल रही थी और इसकी शुरुआत फरवरी में हो चुकी थी। मार्च में सागर एक पहले भी खबर खबर हुआ आया था, पास के जरिए उसने पूरी कार्रवाई को देखा था और वहां पर रेकी कर चुका था। इसके अलावा जुलाई में भी अंदर डालने का प्रयास किया था, यानी 2 बार की गई थी। उससे स्पष्ट हो जाता है, जो खुलासे यहाँ पर सामने आ रहा है उससे स्पष्ट हो जाता है जो कल घटना हुई है ये महज घटना नहीं, महज एक विद्रोह नहीं, बल्कि हालांकि इसका मास्टरमाइंड कौन है वो स्पष्ट नहीं हो पाया, पर धीरे धीरे जब इनसे पूछताछ होगी तमाम कड़ी और जुड़ेंगी तो स्पष्ट हो जाएगा। पर यहाँ पर जो घटना है जितनी हल्की नहीं है, जितनी समझी जा रही थी बड़ी घटना है, हो सकता है बड़ी राजनीतिक साजिश भी हो या बड़ी आपराधिक साजिश भी हो। फिलहाल जो भी कल हुआ है वो संसद की गरिमा के लिए भी नुकसान दे रहा है और साथ साथ ये बताने के नुकसान दे भी रहा है कि अब कितनी भी यहाँ बातों बनने पर अगर हम संसद भवन को क्वेश्चन नहीं कर पा रहा तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सवाल सरकार पर भी उठता। देखिए गौरव, लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों में आज विपक्षी नेताओं ने जमकर नारेबाजी की है, जिसके बाद लोकसभा से 14 सांसद पूरे सत्र से सस्पेंड किए गए हैं। इसके साथ ही राज्यसभा से डेरेक ओब्रायन को निलंबित भी कर दिया गया है सत्र के लिए। आज और क्या कुछ तस्वीरें गौरव देखने को मिली हैं? देखिए मुस्कान, विपक्ष को यहाँ बैठे बैठाए मुद्दा मिल गया है, वो मुद्दा जहाँ पर विपक्ष लगातार अब यहाँ प्रतिक्रिया दे रहा है। जिस तरह हमने देखा है कि लगातार कल भी जब ये मामला हुआ था तब भी कोई सांसद कूदते गए थे, उन्होंने वहां पर सागर शर्मा की पिटाई भी की थी, इसके बाद सुरक्षा कर्मियों के हवाले भी किया था। उसके बाद लगातार कार्रवाई चल रही। कल भी वहाँ सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, सबसे समाधान मांगे तो मिल रहा, वहाँ पर समाधान मांगे थे। इसके साथ साथ तमाम चीजें और भी सामने निकल कर आई थी। इसके अलावा 8 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। हंगामे के चलते यहाँ पर सांसदों पर भी यहाँ पर कार्रवाई की गई है। तब उसका सबसे अहम बात है यहाँ कार्रवाई से काम निकलने वाला है, बल्कि अगर सांसद आप पूछ रहे हैं कि यहाँ व्यवस्था किसकी जिम्मेदारी है, किसके हवाले है, सुरक्षा किसके हवाले है, जनता के प्रतिनिधि अगर आप सरकार देखते हैं तो यहाँ पर सरकार किसकी सुरक्षा का दावा करती है। ठीक है, देखिए गौरव, लगातार पूछताछ का दौर तो आरोपियों से जारी है, लगातार पूछताछ हो रही है, 24 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन सांसद से आखिर पूछताछ कब होगी जिनके विजिटर्स कार्ड को लेके ये तमाम आरोपी सदन के अंदर आए थे?
बिल्कुल मुद्दा में अहम थे। 16,000 के नाम से यहाँ पर पहले आए थे। अभी ये भी गौर करने वाली बात है कि जब मार्च में संसद के अंदर प्रवेश की तब उसके पास पर यहाँ पर आए थे। हालांकि ये भी पूछताछ की प्रक्रिया चल रही है कि ये जो पास था, ये लेटर हेड के माध्यम से बना था, ये लेटर हेड सही था या जाली था, ये भी यहाँ पर अहम जांच का विषय है। पर यहाँ पर जिस तरह से चर्चा की जा रही है कि सांसद पूछताछ कब होगी, तो निश्चित रूप से सांसद में पूछताछ की जाएगी। कल ओम बिरला ने भी यहाँ पर कहा था कि अगर यहाँ पर जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ यह कार्रवाई होगी। तो आने वाले समय में सांसद की पूछताछ हो, पर यहाँ पर अभी कड़ी जोड़ी जा रही है क्योंकि यहाँ पर अगर त्वरित क्रिया नहीं की या प्रतिक्रिया नहीं की या कार्रवाई नहीं की तो सकता है जो मास्टर को देश से बाहर निकल जाए या जो साथी लोग हैं वो भी यहाँ पर बाहर चले जाए, उनको पकड़ना मुश्किल हो जाए। तो इसलिए यहाँ पर कड़ी दर कड़ी जोड़ के बात की जा रही है। और कब से यहाँ बात की जा रही है, सबसे कब की जा रही है, जिससे कि दो और साथी है उनका भी खुलासा हो पाए। तो लंबे समय से अगर साजिश चल रही थी तो उसका मास्टरमाइंड कौन है इसकी भी यहाँ पर जानकारी। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद गौरव इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। मथुरा में शाही ईदगाह को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा आदेश भी अब आ गया है। कोर्ट ने ईदगाह परिसर के सर्वे के आदेश दिए हैं। इसके लिए एक एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त करने के भी निर्देश दिए गए हैं। वहीं कोर्ट ने हिंदू पक्षों की याचिका को स्वीकार करते हुए यह फैसला सुनाया, जहां 18 दिसंबर को सर्वे की प्रक्रिया पर फैसला भी आएगा। दरअसल भगवान श्री कृष्ण विराजमान और 7 अन्य लोगों ने वकील हरिशंकर जैन, विष्णु शंकर जैन, प्रभाष पांडे और देवकी नंदन के माध्यम से इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर कर एएसआई सर्वे की मांग की थी। मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर था, उसको मुगल शासकों द्वारा कई बार तोड़ा गया, लास्ट में औरंगजेब द्वारा तोड़ा गया। आज मथुरा में माननीय इलाहाबाद कोर्ट ने जो फैसला दिया है बहुत ही सराहनीय फैसला है। सभी हिंदुओं में, सभी ब्रजवासियों में खुशी की लहर है। अब हमने पहली सीढ़ी पार कर ली है। अब बहुत जल्द मथुरा कोर्ट में, मथुरा जन्मभूमि मंदिर पर ईदगाह मस्जिद में कोर्ट कमिश्नर सर्वे होगा। माननीय इलाहाबाद कोर्ट का फैसला आया है कि अब ईदगाह मस्जिद का सर्वे होगा। सर्वे में पता चलेगा कि मां हिंदू मंदिर के कौन कौन से प्राचीन शासक थे। दूध का दूध, पानी का पानी अलग हो जाएगा। ये बहुत ही सराहनीय फैसला है। सभी ब्रजवासियों में, सभी सनातन हिंदुओं में खुशी की लहर पहुंच गई है और सभी एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार कर रहे हैं। तो मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवादित परिसर का सर्वे कराया जाएगा। और आज की बड़ी बात यह रही कि जो फैसला है सर्वे कराए जाने का वो हिंदू पक्ष के लिए आए हैं। वहीं कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष यानी कि वक्फ बोर्ड की उन दलीलों को खारिज भी कर दिया है जिसमें उन्होंने याचिका को सुनने योग्य नहीं होने का दावा किया था। हाईकोर्ट के जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच ने यह फैसला सुनाया और 16 नवंबर को इस अर्जी पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था, जो अब फैसला सामने आ चुका है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया है जहां श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह परिसर का सर्वे कराया जाएगा, लेकिन सर्वे का प्रोसेस क्या होगा अभी इस पर फैसला फिलहाल आना बाकी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए पवन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, देखिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह परिसर का सर्वे होगा। आज ये फैसला इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की तमाम याचिकाओं पर सुनाते हुए दिया है। इस दौरान मुस्लिम पक्ष की प्रतिक्रिया क्या है इस पे? पवन, पूरे मामले को लेकर लगातार जो लोगों की निगाह है कि वो हाईकोर्ट के फैसले पर जुड़ी हुई थी। अगर श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले की बात की जाए तो बीते 14 नवंबर को हाईकोर्ट में इसकी सुनवाई हुई थी और हाईकोर्ट ने यह फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज इस पूरे मामले पर सुनवाई की गई है और इसमें जब कोर्ट कमिश्नर भेजने की जो तैयारी है उसकी मामले की सुनवाई आगामी 18 दिसंबर को की जाएगी। तो ऐसे में जो लोग हैं उनकी तमाम तरह की इसमें प्रतिक्रियाएं आए। हालांकि जो अगर इसमें मुस्लिम पक्ष की बात की जाए तो मुस्लिम पक्ष ने इस तरीके की बातें कही हैं कि जो कोर्ट कमिश्नर जाएगा उसको किस तरीके की आगे 18 दिसंबर को जो सुनवाई होगी निश्चित रूप से यह भी महत्वपूर्ण होगा। हालांकि पूरे मामले को लेकर हाईकोर्ट ने अपने ये फैसला दिया है और लोगों की जो निगाह है कि निश्चित रूप से हाईकोर्ट के इस महत्वपूर्ण फैसले पर टिकी हुई थी। ठीक है, देखिए पवन, आज तो ये जो फैसला है ये हिंदू पक्ष के लिए साफ तौर पर कहा जाए तो हाईकोर्ट ने सुनाया है, लेकिन देखिए अब मुस्लिम पक्ष की आगे क्या स्टैंड हो सकता है इस फैसले पर? देखिए, जब इस तरीके के मामले होते हैं नुकसान तो निश्चित रूप से इसमें तमाम तरह के जो दिक्कत है, चाहे अधिवक्ताओं की बात की जाए या लोगों की बात की जाए, इसमें तमाम तरह की तो बातें होती है। लेकिन अगर इसमें जो सबसे मुख्य बात देखी जाए तो हाईकोर्ट के इस तरीके के फैसले पर किसी भी तरह की उससे आपत्तिजनक टिप्पणी या बातें करना निश्चित रूप से
ये कहीं न कहीं जो है वो लोगों के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। लेकिन जिस तरीके से इस पर अधिवक्ताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और मुस्लिम पक्ष ने खास करके अपनी प्रतिक्रिया दी है, तो निश्चित रूप से जब आगामी 18 दिसंबर को इस पर किस तरीके की आगे सुनवाई होगी, किस तरीके से कोर्ट कमिश्नर को जो भेजने की जो है कमेटी का गठन है उस पर किस तरीके की आगे कार्रवाई होगी, किस तरीके से एएसआई का सर्वे होगा, निश्चित रूप से महत्वपूर्ण होगा। हालांकि अभी तक इसमें किसी तरह की जो प्रतिक्रिया है वो सामने नहीं आई है। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि आगामी 18 दिसंबर के बाद इससे तमाम अन्य जो बातें हैं वो भी सार्वजनिक होंगी और वो भी सामने आएगी। देखिए पवन, क्या मुस्लिम पक्ष की तरफ से अब आपत्ति जो है वो दर्ज करा दी गई है क्या? देखिए मुस्कान, मैंने पहले बताया कि इस तरह की जब भी इस तरीके के बड़े मामले आते हैं तो जब तक इसकी आधिकारिक पुष्टि न हो जाए, जब तक इस पर किसी तरीके के आधिकारिक बयान सामने न आया तो निश्चित रूप से इस पर कुछ भी कहना वो जल्दबाजी कहा जाता है। हालांकि मुस्लिम पक्ष ने अभी तक इस पर किस तरीके की याचिका दी है, किस तरीके से आपत्ति दर्ज की है, इसकी अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि आगामी 18 दिसंबर को जब कोर्ट कमिश्नर भेजने की इस अर्जी पर सुनवाई होगी तो निश्चित रूप से किस तरीके की बातें हैं वो सामने आएंगी और किस तरीके। लेकिन देखिए पवन, जो बड़ी बात निकल के सामने आई है वो ये है कि श्री कृष्ण जन्मस्थान और शहीदगाह मामले में 12 अक्टूबर 1968 को एक समझौता हुआ था। इस समझौते को लगातार मुस्लिम पक्ष अपनी दलीलों में शामिल करता है, जबकि हिंदू पक्ष इस पूरे समझौते को अवैध करार दे रहा है। क्या था ये समझौता जिसकी लगातार दलीलें मुस्लिम पक्ष दे रहा है? पवन, सर्वे की मांग की गई थी, वहाँ पर वीडियोग्राफी करा, तमाम ऐसे बहुत ऐसे सवाल है जिनके जवाब थे वो हाईकोर्ट में थे और इस पर फैसला आना था। हाईकोर्ट ने इसमें अपना महत्वपूर्ण फैसला दिया है जिस पर कोर्ट कमीशन की कमेटी जो है वो जांच करेगी। तमाम ऐसी बातें वो सामने आई है। अब किस तरीके से आने वाले दिनों में इस पर फैसला और होगा, किस तरीके से कोर्ट कमिश्नर वहाँ पर एएसआई की जाँच करेगा, किस तरीके से। ठीक है, धन्यवाद पवन इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब पता अफजाल अंसारी को गैंगस्टर मामले में बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी 4 साल की सजा पर फिलहाल रोक लगा दिया है, जिसके बाद अयोग्य ठहराए गए नेता की अब बहाली का रास्ता खुल गया है। हालांकि एससी का कहना है कि वो ना तो वोट डाल सकेंगे और संसद के तौर पर भत्ता भी पा सकेंगे, लेकिन वो सदन की कार्रवाई में शामिल हो सकते हैं। अफजाल अंसारी को गैंगस्टर मामले में 4 साल की सजा सुनाई गई थी, जिसकी वजह से 1 मई को उनकी सदस्यता भी चली गई थी। लेकिन अब अफजाल अंसारी को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ी राहत मिली है और 2024 में उनके चुनाव लड़ने का जो रास्ता है कहा जा रहा है कि वो भी खुल गया है। तो आज अफजाल अंसारी की 4 साल की सजा पर रोक लगाई गई है, जिसके बाद अब कोर्ट की तरफ से यह भी कहा गया है कि अफजाल अंसारी संसद की हर एक कार्रवाई में शामिल हो सकते हैं। तो मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजाल अंसारी, इनको आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अब सदन की कार्रवाई में ये शामिल भी हो सकेंगे और सजा के बाद इनकी सदस्यता चली गई थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अफजाल अंसारी को एक सुप्रीम राहत मिली है। मुख्तार के भाई अफजाल की जो सदस्यता है वो बहाल तो हो ही गई है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर अंतरिम रोक भी लगाई है। यानी कि 1 मई 2023 को गाजीपुर से बसपा सांसद अफजाल अंसारी की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई थी। तब उन्हें गैंगस्टर मामले में गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने 4 साल की सजा सुनाई थी। वही सजा सुनाए जाने के महज तकरीबन 55 घंटे बाद ही उनकी सदस्यता चली गई थी और अफजाल के भाई माफिया मुख्तार को भी इसी गैंगस्टर मामले में 10 साल की बड़ी सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद कहा जा रहा था कि अफजाल अंसारी के लिए 2024 के चुनाव लड़ने का हर एक रास्ता खत्म हो चुका है। अब गाजीपुर में क्या नया देखने को मिलेगा, यह सवाल लगातार बना हुआ था। लेकिन अब अफजाल अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है, यानी कि बसपा को भी एक
सीधे तौर पर कहा जाए तो एक राहत मिली है, क्योंकि बसपा से ही सांसद बने थे अफजाल अंसारी और अब इनकी सजा पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ी रोक लगाई गई है। अगली खबर गोरखपुर से है, जहां उच्च प्राथमिक विद्यालय में एक बड़ा हादसा हो गया। स्कूल में पढ़ रहे बच्चों को यहां अनियंत्रित कार ने रौंद दिया, जिसमें 8 बच्चे बुरी तरीके घायल हो गए हैं। वहीं आनन फानन में उन्हें इलाज के लिए जिला चिकित्सालय गोरखपुर भर्ती कराया गया और बताया जा रहा है कि 2 बच्चों की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें मेडिकल कॉलेज गोरखपुर के लिए रेफर कर दिया गया है। सरकारी स्कूल। अच्छा, क्या यहाँ पढ़ती हैं? क्या घटना हुआ है, कैसे चोट लगा आपकी? गाड़ी में हम फंस गए। गाड़ी, आप लोग पढ़ रही थी, गाड़ी स्कूल के अंदर आ गई? हाँ। कौन सी गाड़ी थी? चरपहिया था? नहीं। हाँ। आप लोग चोट लग गया? मेरा नाम महेश्वर सिंह है। आप क्या करते हैं? हम असिस्टेंट टीचर हैं। वहीं पे हाँ, विद्यालय में कंपोजिट प्राथमिक रामपुर। तो प्रधान जी वही गाड़ी से दूध लेकर आ रहे थे बच्चों से जो है, अब एकाएक जो उनके हाथ से अभी स्टीयरिंग कैसे फेल हुई कि क्या हुआ है। बच्चे जो है चूँकि जाड़े के मौसम में धूप में बाहर बैठ कर पढ़ रहे थे और गाड़ी जो है बच्चों के ऊपर चढ़ गई है। जो है अक्सर वही गाड़ी आती है दूध लेके कि मतलब? नहीं, अक्सर वही गाड़ी आती है। प्रधान जी की अपनी प्राइवेट गाड़ी अक्सर वही आती है। क्या नाम प्रधान जी का, क्या नाम है? कहाँ के प्रधान है? ये रामपुर आठिक प्रधान है। नाम उनका तो हम नहीं जानते क्या है। कितने बच्चे घायल हुए हैं, क्या पता? टोटल 8 बच्चे घायल हैं। फ्रैक्चर हुआ? हाँ, फ्रैक्चर हुआ। 3 बच्चे, 2 बच्चे मेडिकल रेफर किए गए हैं। हाँ, अभी इलाज चल रहा है, बच्चे अभी ठीक हैं। अभी तो कलीम इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कलीम, देखिए गोरखपुर में एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जहां ग्राम प्रधान की कार ने 8 बच्चों को रौंद दिया। आखिर यह हादसा कैसे हुआ और इस मामले में अभी तक पुलिस ने क्या कुछ कार्रवाई की है? कलीम, देखिए मुस्कान जी, जिस तरीके से बात की जाए गोरखपुर में जो हादसा हुआ है, ये हादसा सड़क पर ना होकर के ये स्कूल परिसर के अंदर ये हादसा पूरा हुआ है। क्योंकि जिस तरीके से स्कूल परिसर में प्रधान जी मौजूद थे, उस दौरान उनका बेटा वहां पर खाना लेकर के गया हुआ था और जो प्रधान जी की बात की जाए वो गाड़ी चला नहीं पाते, लेकिन एकाएक वो गाड़ी में बैठे और गाड़ी स्टार्ट कर दी थी। और स्टार्ट करने के बाद एकाएक जिस तरीके से उन्होंने एक गियर लगाया तो तभी गाड़ी जो है एकदम से फर्राटा भरी और वहां पे जो बच्चे ग्राउंड पर बैठ करके धूप में पढ़ रहे थे और उन्हीं बच्चों के ऊपर गाड़ी चढ़ गई, जिसमें से कई बच्चे घायल हुए, जिसमें से 2 लोगों की हालत गंभीर बताई गई, जिनको जो है ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया है और उन दोनों का इलाज भी चल रहा है। इस मामले की जानकारी जैसे ही पुलिस को लगी थी, मौके पर पुलिस पहुंची, गाड़ी को कब्जे में लेने के साथ साथ जो प्रधान जी हैं, प्रधान जी को भी हिरासत में लिया गया और उनसे पूछताछ भी की जा रही है। फिलहाल पुलिस का साफ तौर से इस मामले में कहना है कि प्रधान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया और उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है मुस्कान जी की जिस तरीके से जो स्कूल परिसर है, उस परिसर के अंदर जो प्रधान जी गाड़ी चला रहे थे, आखिर उनको गाड़ी चलाने की वहां पे परमिशन किसने दी थी, या फिर जो उनका बेटा गाड़ी लेकर के जो अंदर पहुंचा था तो गाड़ी अंदर ले जाने की भी परमिशन किसने दी थी? क्योंकि वहां पर ये जो हादसा हुआ है, अब इस हादसे के बाद पुलिस कार्रवाई तो कर रही है, लेकिन उस हादसे की जिम्मेदारी ना तो स्कूल प्रशासन ने ली है, ना ही वहां के जो जिम्मेदार है उन लोगों ने। फिलहाल इस मामले को लेकर के परिजनों ने तो फिलहाल अपनी तहरीर दे दी है और उस आधार पर पुलिस केस भी दर्ज करके अपनी कार्रवाई कर रही है। कलीम, साफ तौर पर कहा जाए कि परिजनों की तहरीर मिलने के बाद पुलिस जो है वो सक्रिय हो चुकी है, लेकिन जो बच्चे घायल हुए हैं उनकी स्थिति कैसी बनी हुई है? फिलहाल 2 बच्चों की जो स्थिति बताई जा रही है वो तो गंभीर बताई जा रही है और जो 8 बच्चे हैं उनकी हालत जो बात की जाए एक प्राथमिक उपचार के बाद तो उनको भेज दिया गया, लेकिन जो लोग 2 लोग हैं उनको जो ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया है, वहां जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। लेकिन इस मामले में अगर मुस्कान जी बात की जाए, स्कूल परिसर की भी जो लापरवाही दिखती है, स्कूल के जो जिम्मेदार है, जो प्रधानाध्यक्ष है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए थी। क्योंकि जिस तरीके से अभी इस मामले में जो परिजनों ने शिकायत दिया, लेकिन उसके बावजूद जो स्कूल परिसर के जो जिम्मेदार थे उन लोगों ने इस मामले में किसी तरह की कोई भी कार्रवाई को लेकर के शिकायती पत्र नहीं दिया है, ना ही पुलिस से इस मामले में कार्रवाई को लेकर के बात कही गई है। तो जाहिर सी बात है, जिस तरीके से लापरवाही है, उस लापरवाही के खिलाफ पुलिस तो एक्शन ले रही है, लेकिन जो स्कूल के जो लापरवाही रही है, स्कूल के खिलाफ आखिर क्या कुछ एक्शन लिया जा रहा है, इस मामले में अभी तक किसी तरह का भी कोई भी बयान सामने नहीं आया। हादसे पर प्रिंसिपल की तरफ से क्या बयान दिए गए हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं अगर बच्चे स्कूल पहुंच रहे हैं तो जिम्मेदारी प्रिंसिपल की है, टीचर्स की है उनकी सुरक्षा की।
देखिए, जो प्रिंसिपल की बात की जाए वही बात कही गई कि प्रिंसिपल ने भी इस मामले को लेकर के अभी जो चुप्पी साध रखी है, क्योंकि जिस तरीके से हादसा हुआ, इस हादसे में सबसे बड़ी लापरवाही जो प्रिंसिपल है उनकी आती है। जो वहां पे टीचर थे, जो ग्राउंड पर पढ़ा रहे थे बच्चों को क्लासरूम से बाहर ला करके, तो उनकी भी लापरवाही दिखती है। लेकिन इन लोगों ने अभी इस पूरे मामले को लेकर के जो है चुप्पी साध रखी है और किसी तरह की कोई भी कार्रवाई से साफ इनकार किया है। फिलहाल परिजनों ने तो इस मामले को लेकर के एफआईआर तो दर्ज करा दी, लेकिन जो प्रिंसिपल की बात की जाए या फिर टीचरों की बात की जाए, उन लोगों ने अभी इस मामले को लेकर के पुलिस से किसी तरह की कोई भी शिकायत नहीं की है जिसके आधार पर जो प्रधान है उसके खिलाफ कार्रवाई हो। लेकिन मुस्कान जी, इसमें